हेलो दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। आज सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा क्लास है। अभी तक हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 3 क्लास नहीं देखा है तो पहले वो तीनों क्लास देख ले ताकि चौथा क्लास अच्छा से समझ में आए। तो आज हम लोग कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने 3 क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही स्थल प्राप्त हुआ था हड़प्पा नामक स्थल से 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग जो थे वो कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसलों का उत्पादन करते थे। तो जनरली वो लोग गेहूं, जौ, राई, मटर और बहुत चीज जैसे तिल, सरसों आदि का उत्पादन करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से फसल का उत्पादन नहीं करते थे। तो गन्ना का उत्पादन वो लोग नहीं करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से फसल का उत्पादन नहीं करते थे। तो गन्ना। और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था, जिसमें से 2 किस्म का तो गेहूं और जौ का ही उत्पादन करते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कपास का उत्पादन करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए थे, इसीलिए यूनान के जो लोग थे वो कपास को कपास न कहकर सिंडन कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि चावल के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। ये दोनों का दोनों स्थल गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा नामक स्थान से। तो कृषि के अंतर्गत हम लोग इतना चीज देखें। अब हम लोग पशुपालन के में देखते हैं कि क्या क्या चीज आता है। तो पशुपालन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से पशु को पालते थे। तो बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, इतना सारे पशुओं को वो लोग पालते थे। तो जिस तरह कृषि के अंतर्गत वो लोग गन्ना के फसल का उत्पादन नहीं करते थे, उसी तरह पशुपालन में वो शेर को वो लोग नहीं पालते थे। और एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन सा पशु विशेष प्रिय था। तो कहा जाता है कि कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों को विशेष प्रिय था। तो पशुपालन के अंतर्गत हम लोग इतना चीज देखें। अब हम लोग देखेंगे व्यापार, कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो कहा जाता है कि जनरली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 तरह की चीज का व्यापार करते थे, जिसमें से पहला है पत्थर, दूसरा है धातु और तीसरा है हड्डी। तो ये तीनों वस्तुओं का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में धातु के सिक्के प्रचलित नहीं थे, अतः कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि टीन का और चांदी का ये दोनों वस्तुओं का आयात कहां से किया जाता था। तो ये दोनों वस्तुओं का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता होगा। और एक क्वेश्चन आता है कि तांबा का आयात कहां से किया जाता था। तो तांबा का आयात राजस्थान का खेतड़ी नामक स्थल से किया जाता था। तो हम लोग व्यापार में इतना कुछ देखें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक संगठन।
जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रीय सत्ता संचालित होती है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई केंद्रीय सत्ता होता होगा जहां से पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संचालन किया जाता होगा। तो कहा जाता है, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों को मतभेद है। कहा जाता है कि कोई वैज्ञानिक बोलता है कि सिंधु घाटी में जो संचालन होता था, सत्ता का संचालन, वो पुरोहितों द्वारा किया जाता था। बहुत वैज्ञानिकों के अनुसार, बहुत वैज्ञानिक बोलते हैं कि व्यापारियों का शासन था। तो हम लोग बोल भी सकते हैं कि व्यापारियों का शासन रहा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था। बहुत को वैज्ञानिक बोलते हैं कि गुलामों का शासन रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये थे राजनीतिक संगठन। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक संगठन सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था। सामाजिक संगठन, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें धरती की देवी की प्रतिमा होती थी। और एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। और एक क्वेश्चन आता है कि सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में चलता था। अच्छा, आभूषण का प्रयोग सिर्फ औरतें ही नहीं करके पुरुषों को भी प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था। और एक क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध प्रिय कम थे, मतलब वो लोग युद्ध नहीं करते थे, और शांति प्रिय अधिक थे। तो ये थे हमारा सामाजिक संगठन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पाई लिपि, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी। तो लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी जो भी अभी तक लिपि पाई गई है उसमें सिर्फ फोटो ही होती थी, ना ही उसमें कोई ईस्वी और ना ही कोई अक्षर लिखा होता था। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। अच्छा, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पाई लिपि जो सबसे पहले विचार व्यक्त कौन किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम नाम था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो सबसे पहले हड़प्पाई लिपि के बारे में विचार किए थे 1837 में विचार व्यक्त किए थे। और सबसे पहले हड़प्पाई लिपि को पढ़ने का प्रयास कौन किए थे, L.A. वाइडेल ने किए थे। लेकिन अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। तो L.A. वाइडेल ने 1925 में पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है ये लिपि अभी तक। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतिम संस्कार। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरते थे तो उनको किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता था। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के मरने पर उनको अंतिम संस्कार में 3 प्रथाएं प्रचलित थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला प्रथा थी आपका दाह संस्कार की प्रथा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मरने पर उनको जला दिया जाता था और जो राख बचता था उसको मिट्टी में गाड़ करके दफन कर दिया जाता था। तो दाह संस्कार की प्रथा जो थी वो हिंदू विधि से मिलती प्रथा थी, यानी कि पूरे शव को जला दिया जाता था। दूसरा था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, इसमें क्या किया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब मरते थे तो उनके शवों को पूरा का पूरा जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। एक होता है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब मरते थे तो उनको खुले जगहों पर रख दिया जाता था और पशु पक्षी जब उनको खा लेते थे तो बचे हुए जो अवशेष बचते थे सिर्फ उसे ही दफनाया जाता था। और कहा जाता है कि ये पारसी विधि से मिलती प्रथा है, पारसी विधि से मिलती प्रथा है। तो ये हो गया हमारा अंतिम संस्कार का विधि। 3 तरह की अंतिम संस्कार की विधि प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम लोग देखेंगे पतन के कारण। कि
कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिकों को मतभेद है। कोई बोलता है कि विदेशों का आक्रमण हुआ, विदेशियों का आर्यों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार दिया गया। कोई बोलता है कि बाढ़ के कारण, तो कोई बोलता है आग के कारण, तो कोई बोलता है भूकंप के कारण। तो सबसे पहला कारण था विदेशियों का आक्रमण। विदेशियों का आक्रमण। कोई वैज्ञानिक बोलता है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हो गया। कोई बोलता है भूकंप के कारण। तो कोई ने ये भी बोल डाला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम लोग लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। आगे का वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डालेंगे, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों के हाथों से न बच के निकल पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।